Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Nitesh and today we are going to understand the second lecture of gravitation chapter 10 Science 1 SSC Board. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, केपलर्स लॉ क्या होता है एंड इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंटर ऑफ मास और अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था वो एग्जैक्टली होता क्या था, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स से, एट द सेम टाइम द सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपने तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करता है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, बट ये एग्जैक्टली लगता कितना है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं मेरे पास भी मास है, इसके पास भी मास है, हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं, तो हमारे बीच में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। बट ये ग्रेविटेशन फोर्स एग्जैक्टली लग कितना रहा है, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो आज हम डिराइव करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ओके, ये क्या बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विद सम डेफिनेट फोर्स, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा। बट ये फोर्स कितना होता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m1 और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है m2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के इक्वल है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपने तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपने तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो ये फोर्स एग्जैक्टली है कितना, ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लाई करना। ओके, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनका मास क्या है m1 और इसका मास क्या है m2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, प्रोडक्ट। ओके, सेकंड क्या बोलता है, जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r और उसका स्क्वायर से। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 we get force is proportional to m1 m2 upon r square। अभी देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना हो, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल और कांस्टेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये अच्छे से पढ़ा था, प्रोपोर्शनलिटी साइन को कैसे रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी से। अगर मुझे यहाँ पे फोर्स को इक्वल के साइन में लाना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म आएगा और कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हम लोग ने पढ़ा था जब मोस्ट कॉमन कांस्टेंट, जब हम लोग कांस्टेंट पता नहीं होता तो हम लोग मोस्टली क्या कांस्टेंट यूज करते थे, बट इस केस में हमको कांस्टेंट पता है। यहाँ पे एक स्पेशल कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर G से। देयरफॉर F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू और यूनिट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अभी देखते हैं, अगर मुझे जी का यूनिट निकालना हो, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया, बट अगर डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मुझे जी का यूनिट निकालना तो मुझे जी के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F r उधर चला जाएगा तो r स्क्वायर इधर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे मासेस। ओके, अभी हम लोग ने पढ़ा है फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये डिस्टेंस है r क्या है, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और मीटर का स्क्वायर। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और यहाँ पे 2 केजी तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा, तो जी का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास,
देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हम लोग किसी भी बॉडी का एक पॉइंट ऐसा ले ले जहां पे उस पूरे बॉडी का जो मास है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पे उसका मास हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, टोटल मास उसका वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई भी एक ऐसे रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड का ये पॉइंट जो होगा, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां पे इसका जो टोटल मास है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास। ओके, अभी जैसे कोई सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब क्या, वहां पे हम लोग उसकी पूरे बॉडी का जो टोटल मास है वो क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके लिए हम लोग देखो जब फुटबॉल होता है या फिर हम लोग नोटबुक को ऐसा लेके सर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, अभी हमारा नोटबुक ऐसा होता है रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर समवेयर यहाँ पे होगा। ओके, तो इस पॉइंट पे हम लोग रख के उसको घुमाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है और वहां से हम लोग बॉडी को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास के यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को वहां से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ मास एट प्रेजेंट कहाँ पे होगा, समवेयर यहाँ पे मेरे नेवल के आसपास होगा। ओके, तो इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसे पकड़ के अगर मुझे यहाँ से किसी को उठाना तो ऐसे उसको गले से उठाना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं उसको ऐसे करके इसके नेवल पे ऐसे हाथ रख के उठा तो उसको इजीली उठा सकते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास पे मैं वहां से उठा रहा हूँ। मतलब सेंटर ऑफ मास से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, इसको ऐसा घुमाने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा पेन होगा। अगर बहुत बड़ा रॉड होता तो हमको समझ में आता था। अभी यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहाँ से इसको घुमाऊं तो बहुत ही इजी फ्री फील हो रहा है। ओके, और सेंटर ऑफ मास की एक और बात है कि सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। सेंटर ऑफ मास क्या है, शिफ्ट हो सकता है। सेंटर ऑफ मास कभी बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। ओके, ये भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कैसे होता है, देखते हैं। जहां पे मास ज्यादा होता है, जहां पे मास ज्यादा होता है वहां पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। लेट्स से यूनिफॉर्म रॉड है और यहाँ पे मैंने बहुत सारा मास अटैच कर दिया, बहुत सारा अलग अलग जरिए से यहाँ पे मास अटैच कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा समवेयर जहां पे मास ज्यादा है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो इतना हमारे टॉपिक में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। इनवर्स स्क्वायर, अभी हम लोग ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा G m1 m2/r², तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ देखिए क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ये हमको प्रूफ करना है। मतलब क्या हुआ, हम लोग को मालूम है अगर ऑब्जेक्ट जितना क्लोज होगा तो उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। मतलब क्या कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसके लिए इनके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कैसे मालूम, इसको प्रूफ किया न्यूटन ने बाय यूजिंग केप्लर्स के थर्ड लॉ। केप्लर्स के थर्ड लॉ के हेल्प से न्यूटन ने क्या किया, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ किया और अपना ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट किया। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे प्रूफ किया वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका ये सेंटर है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो r रेडियस जितना है। ठीक है, और ये ऐसे कुछ तो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब हम लोग ने पढ़ा था कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सेंटर की तरह एक फोर्स फील होता है, उस फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो ये पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो इस तरफ ये भी एक फोर्स फील करेगा और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो, m हो, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m, तो इसके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू mv²/r। ये फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था। अभी यहां से इस फॉर्मूला से देखिए, इसमें जो मास है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा क्या, नहीं। इसका जो रेडियस है, रेडियस भी क्या रहेगा, थ्रू आउट दी सर्कुलर मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या हो सकता है इसका, स्पीड से, v क्या है, स्पीड, और इसकी स्पीड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ओके, तो ये कितनी चेंज हो सकती है हम लोग देखते हैं। अभी देखिए हम लोग ने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
जो हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था। ओके, तो डिस्टेंस, अभी देखिए पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, ऐसे घूम के वापस आके यहाँ पे वापस एक चक्कर लगा सकता है। एक चक्कर लगाने का मतलब क्या, इसने एक सर्कमफेरेंस, एक सर्कुलर मोशन कवर कर लिया। बताइए, एक सर्कमफेरेंस इतना डिस्टेंस कवर किया, और सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है वो, सर्कमफेरेंस इतना। ओके, और सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के इक्वल होता है। अभी देखिए टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को। अभी पार्टिकल जब एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है, एक चक्कर लगा लेगा, तो एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज डिफाइंड एज टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर टी से। तो मैं स्पीड की जगह लिख सकता हूं 2 पाई आर अपॉन टी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, देयरफॉर F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, और v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई आर अपॉन टी द होल स्क्वायर अपॉन आर। अभी इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, m, 2 का स्क्वायर होता है 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस स्क्वायर, और t का स्क्वायर। ओके, और ये r ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, उल्ट इनवर्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, जो ये r स्क्वायर है और यहाँ पे r है, तो एक r और एक r कट जाएगा, तो एक r बचेगा ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमको r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा था। ठीक है, केप्लर्स थर्ड लॉ क्या था, केप्लर्स थर्ड लॉ क्या था, बाय केप्लर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये हम लोग ने पढ़ा था। अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, मतलब उल्टा कर दूं, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इधर भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है अपॉन टी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आर क्यूब चाहिए। तो आर क्यूब कैसे आएगा, देखिए आर क्यूब लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे इसको आर क्यूब करना, तो मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एट द सेम टाइम मुझे आर स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, 4m पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरा टर्म दिख रहा है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन के। ठीक है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के। तो लिख देते हैं 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये जो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के है, ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है। देखिए कैसे, फोर क्या है, एक नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और मास क्या हो रहा है, पार्टिकल का चेंज हो रहा है, तो मास भी क्या है, कांस्टेंट है। पाई एक नंबर है, पाई भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और के तो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट। हम लोग ने ऑलरेडी केप्लर्स के थर्ड लॉ में पढ़ा था। मतलब ये पूरे टर्म के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। सिंस 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखते हैं, हम लोग ने पढ़ा था कि अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल, और उसके साथ एक कांस्टेंट लगाना होगा। ये हम लोग ने पढ़ा था। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, तो उसके साथ अगर मुझे इक्वल लगाना है, तो उसके साथ क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। मगर मेरे पास इक्वल है और कांस्टेंट, तो उसके जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए इक्वल भी है और कांस्टेंट भी, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना सकता हूँ। इसके जगह मैं क्या बना सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और ये क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। मतलब हम लोग ने इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ किया, न्यूटन ने केप्लर्स के थर्ड लॉ के हेल्प से क्या किया, इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ किया, और अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट किया करेक्टली। ओके,
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। Earth's gravitational force। देखिए हाँ, अर्थ भी क्या है, एक बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, और उसकी मास ज्यादा होने की वजह से क्या है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से हम लोग हर कोई इस ऑब्जेक्ट, इस प्लैनेट पे क्या कर रहा है, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। ओके, देखते हैं, अगर मैं मान लेता ये मेरा सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और यहां से मैंने क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो ये ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और वापस ये कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी इनिशियली, लेकिन जब उसको ऊपर फेंका धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती गई, डिक्रीज होती गई, और एक टाइम ऐसा आएगा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो नीचे कैसे आएगा, वेलोसिटी जीरो होगा तभी वापस रिवर्स हो जाएगा। ओके, मतलब जब ऊपर जाएगा तो कुछ वेलोसिटी जाएगा और ऊपर धीरे धीरे जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा उस पॉइंट से वापस वो रिवर्स आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो ये हमारा बेसिक, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ऐसे ऊपर फेंका तो कुछ टाइम बाद ये नीचे आएगा। ठीक है, और एक और अच्छी बात यह है कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। ओके, मान लो इसको ऊपर जाने के लिए टी सेकंड्स लगा तो नीचे आने के लिए भी टी सेकंड्स इसको लगेंगे। ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे नीचे आ रहा है, फॉल हो रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर देखिए हम लोग ने ग्रेविटेशन फोर्स है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एप्पल का पेड़ है, तो एप्पल यहाँ से ड्रॉप हुआ तो एप्पल भी क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ। एट द सेम टाइम एप्पल भी क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो ऐसा क्यों हुआ कि खाली एप्पल ही नीचे गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अर्थ एप्पल की तरफ चला जाए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एप्पल का जो मास है अर्थ के कंपेयर में वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल है, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने कुछ नहीं है। तो इसके लिए अर्थ की तरफ एप्पल गिरता है, एप्पल की तरफ अर्थ नहीं जाता। ओके, बट अगर मैं बोलूं ये हमारा अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून हमारा घूम रहा है। ओके, और ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों के पास मास बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है दोनों एक साथ आके टकरा जाए, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज क्यों नहीं आ रहे, जबकि इनके पास मास बहुत ज्यादा है, इनका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो ये लोग एक दूसरे के क्लोज क्यों नहीं आ रहे। या फिर मैं ऐसे बोलूं हमारे अर्थ के अराउंड क्या घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, अर्थ कैसे चक्कर काट रहे हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका तो ये तो 400-500 किलोमीटर ऊपर घूम रहे, 400 to 500 किलोमीटर ऊपर है, तो ये अर्थ की तरफ क्यों, अर्थ की तरफ नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, इनके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये नीचे गिर जाना चाहिए। तो उसका रीजन देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, देखते हैं। अब देखिए जब ऊपर सैटेलाइट होता है वो रुका नहीं होता है, वो क्या करता है, कंटिन्यू ट्रैवल करता है। और हम लोग ने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट, ऐसे हम लोग ने पढ़ा था। अगर नहीं समझा तो देखते हैं, वहां पे यहाँ पे कार है, ये कार इनिशियली यहाँ पे कुछ v स्पीड से v वेलोसिटी से जा रहा था, मैंने क्या किया, इसको रस्सी से यहाँ पे बांध दिया सेंटर से ऐसे, तो अब ये कार आगे जा रहा था, लेकिन इस रस्सी की वजह से क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा ऐसे। ओके, अगर मान लेते किसी इंस्टेंट पे कार यहाँ पे है, ओके, और कार को मैंने यहाँ से क्या हुआ, रस्सी छोड़ दी, तो कार किधर जाएगा, कार अलोंग दी ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अगर कार यहाँ पे होता तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करता तो कार की डायरेक्शन क्या होती थी, इधर जाती थी, 20 स्पीड से वो इधर चला जाता था, मतलब कार यहाँ पे 20 स्पीड से जा रहा था, लेकिन उसको सेंटर की तरफ एक रस्सी की वजह से क्या हुआ, अंदर फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, कार आगे नहीं जा पा रहा और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस कार को अगर किसी पॉइंट पे क्या कर देता हूँ, उसको वहां से रिलीज कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, कुछ 20 स्पीड से ऐसे चला जाएगा, और ये कैसे, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, वेलोसिटी वो क्या रहेगी, अलोंग दी टेंजेंट रहेगी, सर्कल का जो ऐसा सर्कल जो लाइन टच करके जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, अलोंग दी टेंजेंट रहेगी। समझ में आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे भी, अब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग दी टेंजेंट है।
ठीक है। एट द सेम टाइम अर्थ क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कुछ ग्रेविटेशन फोर्स से, ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को कोई यहाँ से कुछ फोर्स से खींच रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ से भी कोई सेम फोर्स से खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में जाएगा, मतलब इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्ट फोर्स है, ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच में जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे कुछ ये फोर्स से 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, और यहाँ पे दूसरा पर्सन है जो इसको 4 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अगेन इन दोनों के बीच में जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये 10 न्यूटन के फोर्स के पास से होके जाएगा, ओके, क्योंकि दोनों के बीच में तो जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहां पे, जहां पे फोर्स ज्यादा वहां के तरफ ज्यादा रहेगा। तो यही सेम सिमिलर केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है, ठीक है, तो जिसके से क्या करता है, ये कुछ मोमेंटम गेन कर लेता है, पार्टिकल सॉरी हमारा जो सैटेलाइट है क्या कर लेता है, कुछ मोमेंटम, या फिर सिंपल हम लोग समझ सकते हैं इस वेलोसिटी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो फोर्स आता है ना, हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो ये फोर्स डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे देखिए एक फोर्स है और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्ट है उसको क्या परफॉर्म करने दे रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने दे रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, मतलब ये फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, सैटेलाइट पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा, बिकॉज उसके पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या समझा। अभी सेम मून का भी केस ऐसा है, मून क्या कर रहा है, मून के पास भी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मून भी बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी है, अब दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और मून का भी इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन एक दूसरे को ये कोलाइड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल केस है जहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते और सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। होप सो आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।